हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डीआरडीओ के पुराने एग्जाम्स में पूछे गए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे पुराने क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि किसी किताब से लिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 1000 कंप्यूटर के क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो कि किसी न किसी कंप्यूटर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं इन सभी क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन को कवर करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे जो क्वेश्चन दोस्तों वो डीआरडीओ के हैं। और ये जो 15 क्वेश्चन दोस्तों ये स्पेशल डीआरडीओ के ही मैंने जो है यहाँ पे अलग से कलेक्ट किए हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 979, 980 ये जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों इनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ई बुक बिल्कुल फ्री होगी दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए और कवर कर लेते हैं हमारे डीआरडीओ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि हमने इस वीडियो के लिए रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर ओपनिंग अ न्यू टैब इन गूगल क्रोम वेब ब्राउजर फॉर विंडो। तो दोस्तों जो आपका गूगल का क्रोम वेब ब्राउजर होता है उसके अंदर यहाँ पे पूछा गया है कि एक नया टैब ओपन करने के लिए, एक नया टैब जब हम ओपन करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, Ctrl+T। टी का मतलब होता है टैब, एक नया टैब हमें ऐड करना है तो Ctrl+T शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रा वायलेट लाइट इज यूज टू इरेज द स्टोर्ड कंटेंट। यानी कि जो स्टोर्ड कंटेंट होता है मेमोरी के अंदर, जो डेटा स्टोर होता है तो उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल किया गया है। तो कौन सी स्टोरेज ऐसी है, कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसके लिए हम अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, EEPROM। EEPROM का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है उसके अंदर जो डेटा है उसको इलेक्ट्रिकली यहाँ पे जो है इरेज किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इन 1885 माइक्रो प्रोसेसर द एक्यूमुलेटर इज। ठीक है, तो जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर वो इंटेल कंपनी का है और इसके अंदर एक्यूमुलेटर्स होते हैं। तो एक्यूमुलेटर क्या होते हैं दोस्तों, जो एक्यूमुलेटर है वो 8 बिट का रजिस्टर है जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज हाईएस्ट एक्सेस स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेमोरी दी गई है इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है। तो हार्ड डिस्क क्या हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, रैम और रोम हमारी क्या है, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन जो कैश मेमोरी होती है दोस्तों ये कहाँ पे होती है, ये हमारे प्रोसेसर के अंदर होती है। तो यहाँ पे यही इसका सही उत्तर है। जो कैश मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसर के बिल्कुल पास में होती है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी रैम और रोम होती है ये क्या होती है, ये दोनों आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। और दोस्तों जो हार्ड डिस्क होती है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द मल्टीपल एक्सेस कम्युनिकेशन स्कीम इन ईच यूजर इज अलोकेटेड द फुल अवेलेबल चैनल स्पेक्ट्रम फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन एज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कम्युनिकेशन एक्सेस होता है, कम्युनिकेशन यानी कि फोन जब हम किसी से बातचीत करते हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशन बनाते हैं तो उसके दौरान हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि हम कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ देर के लिए जो है एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारा कनेक्शन बना रहता है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस समय इस्तेमाल होता है CDMA। CDMA आपने देख सुना होगा दोस्तों, पुराने टाइम में जब हम सिम लेने जाते थे तो वहां पे CDMA, GSM, ठीक है, इस तरह के वर्ड हमको देखने को सुनने को मिलते थे। तो ये जो CDMA है दोस्तों ये एक मल्टीपल एक्सेस कम्युनिकेशन स्कीम होती है जिसके माध्यम से यूजर जो है किसी को भी कॉल कर सकता है और कॉल करने के दौरान उसका जो कम्युनिकेशन है वो बना रहता है, उसको अलॉट कर दिया जाता है और उसको कोई भी इंटरप्ट नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, थर्मल प्रिंटर यूज। थर्मल प्रिंटर कौन से होते हैं दोस्तों, थर्मल प्रिंटर आजकल क्या होता है दोस्तों, आपने बसों के अंदर देखा हो जो कंडक्टर होता है उसके हाथ में एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस में ऊपर की तरफ एक डब्बी लगी होती है जिसके अंदर दोस्तों कागज लगा हुआ था एक रोलर के अंदर, और वो क्या करता है वहां पे नंबर डालता है और उसमें से जो है पर्ची निकलती है और वो जो पर्ची वो एक टिकट का काम करती है। तो वो जो टिकट होती है दोस्तों वो जिस डिवाइस से निकलती है उस डिवाइस को हम थर्मल प्रिंटर कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है दोस्तों थर्मल प्रिंटर, थर्मल यानी कि ये जो प्रिंटर है ये हीट प्रोड्यूस करके जो है कंटेंट को जो है प्रिंट करता है। एक पेपर होता है, कागज होता है, जो आपको जो है टिकट मिलती है, जो पेपर आपको मिलता है उसके ऊपर एक कोटेड मटेरियल होता है, उस मटेरियल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बिस्फिनोल ए। ये जो मटेरियल दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से काम करता है, जब इस कागज के ऊपर, मान लीजिए ये कागज है और इस कागज के किसी एरिया के ऊपर हीट प्रोड्यूस की जाए यानी कि वहां पे थोड़ी सी गर्मी दी जाए तो वहां का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है।
तो वो इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि उसके ऊपर जो केमिकल लगा होता है वो केमिकल अपना कलर चेंज कर लेता है, वो केमिकल होता है बिस्फेनॉल ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इज यूज्ड इन। ठीक है, तो जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है उसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस के अंदर भी होता है, नेचुरल लैंग्वेज फ्रंट एंड्स के अंदर भी होता है। यानी कि फ्रंट एंड क्या होता है? जो यूजर को दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे ये जो स्क्रीन है इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, ये किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में है। तो फ्रंट एंड में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो ये टेक्स्ट कौन से हैं उसमें भी यूज होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द डिवाइस यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी के तौर पर किस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था? तो तीसरी पीढ़ी के अंदर दोस्तों यूज की गई थी आईसी, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है, जिसकी खोज की थी जैक किल्बी ने। और दोस्तों जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें यूज की गई थी वैक्यूम ट्यूब्स। और जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था उसके अंदर कितनी वैक्यूम ट्यूब्स थी? उसके अंदर यूज की गई थी दोस्तों लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। और जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें यूज की गई थी टेक्नोलॉजी के तौर पर ट्रांजिस्टर। और चौथी पीढ़ी में यूज किए गए थे VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग GUI। GUI का मतलब होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इनमें से कौन सा GUI जो है कंपोनेंट है जिसमें यूजर चूज कर सकता है वन और मोर ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन को वो सेलेक्ट कर सकता है? तो वो कौन सा ऑप्शन होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर आप किसी ई कॉमर्स साइट के ऊपर जाते हैं तो वहां पे इस तरह से जो है स्क्वायर के चेकबॉक्स लगे होते हैं फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो वो जो चेकबॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इस तरह से एक लिस्ट होती है और उसके सामने लिखे होते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म का एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें पूछा जाएगा कि क्या आप SC कैटेगरी से हैं, क्या आप डिसेबल पर्सन हैं, क्या आप इंडिया से हैं। ठीक है, अगर मैं इंडिया से हूं तो मैं क्या करूंगा? टिक मार्क कर दूंगा, मैं इंडिया से हूं। अगर मैं SC कैटेगरी से हूं तो इसको भी टिक मार्क कर दूंगा, अगर नहीं तो इसको रहने दूंगा। तो ये जो इस तरह के स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? जिसमें हम एक से ज्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं हम चेक बॉक्स। इनको हम इस तरह से चेक करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होते हैं? रेडियो बटन दोस्तों यूज किए जाते हैं जेंडर, ठीक है, जेंडर को बताने के लिए। जेंडर जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, एक ये बटन है, एक ये बटन है और एक ये बटन है। ठीक है, तो ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए है और ये अदर कैटेगरी के लिए है। तो जो रेडियो बटन हो दोस्तों उसमें क्या होता है? उसमें आप सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो रेडियो बटन दोस्तों ऐसे ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होगा जिसमें आपको केवल एक ही ऑप्शन चूज करने के लिए दिया गया होगा। जैसे आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए जब कहा जाएगा तो आप क्या करोगे? आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, तो मेल, फीमेल या फिर अदर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मेल को सेलेक्ट कर दिया। तो ये जो बटन दोस्तों, ये जो राउंड बटन होते हैं ये होते हैं आपके रेडियो बटन, और ये जो आपके स्क्वायर बटन होते हैं ये होते हैं आपके चेक बॉक्स। इसके अलावा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसको आपको, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, किसी ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ एक लिस्ट निकल के आती है कमांड्स की। और जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो एक तरह का बॉक्स होता है। जैसे मान लीजिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करोगे तो वहां पे उस बॉक्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो क्या होगा? वो आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा। तो इस प्रश्न का जो है इस समय सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसमें हम मोर ऑप्शन, ठीक है, एक या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन को जब सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया हो तो उन्हें हम चेक बॉक्स कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, एक तो यहाँ पे एक्सेस टू द प्राइमरी मेमोरी इज मोर देन द एक्सेस टाइम ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे कहा गया कि जो प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है वो ज्यादा है किससे? सेकेंडरी मेमोरी से। तो ये बात क्या है? ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है, जिसका एक्सेस टाइम क्या होता है? फास्ट होता है, यानी कि तेज होता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की बाहरी मेमोरी होती है, और बाहर की जो मेमोरी होती है दोस्तों उसको एक्सेस करने में टाइम लगता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ऑप्शन बी है फॉर द सेम स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो सेम स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर जो DRAM है वो चीपर देन SRAM। ठीक है, तो DRAM जो है वो सस्ती है किससे? SRAM से। तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। DRAM का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है दोस्तों ये फास्ट भी होती है, लेकिन साथ में क्या होती है? ये एक्सपेंसिव यानी कि महंगी भी होती है। इसके अलावा दोस्तों जो DRAM होती है ये क्या होती है? ये चीप यानी कि सस्ती भी होती है, लेकिन ये स्लो भी होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो DRAM है वो चीपर है यानी कि सस्ती है किससे? SRAM से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ओनली 2 इज राइट।
ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है, सिर्फ जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल आपका सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इसमें से हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं कीबोर्ड जो कि इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, सीडी रोम कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी जो कि एक स्टोरेज मीडिया है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं हो क्योंकि ये प्रोसेसर नहीं है। लेकिन जो पेंटियम होता है दोस्तों, पेंटियम एक प्रोसेसर है जो कि इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, डैश गेव स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वो दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा ऑप्शन बी है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग कौन है दोस्तों? जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं, तो वो होगा आपका एलन ट्यूरिंग। इसके बाद है ऑप्शन डी, बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स दोस्तों आप समझाते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन ए, जॉन वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, in a desktop computer the board containing microprocessor, RAM and other component is called। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या है? एक बोर्ड है जिसके ऊपर हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा है, हमारी रैम लगी है, इसके अलावा अन्य दूसरे कंपोनेंट भी उसी के ऊपर लगे हुए हैं। तो उस बोर्ड को क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मदरबोर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो मदरबोर्ड होता है उसे हमारे कंप्यूटर की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर पीसी, यहाँ पे पीसी दिया है। पीसी का वैसे मतलब दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर के लिए भी पीसी वर्ड का यूज किया गया है। तो प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट है किसका? तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर किसके अंदर? तो रजिस्टर किसके अंदर दोस्तों? रजिस्टर होते हैं आपके प्रोसेसर के अंदर। और प्रोसेसर किसे कहते हैं दोस्तों? जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है, जो कि ऑप्शन डी है, जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसके अंदर रजिस्टर भी होते हैं जो कि टेम्पररी डेटा स्टोर करने का भी काम करते हैं, जिसमें कैश मेमोरी स्टोर होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, द सेट ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी थ्रू विच ऑफ द डेटा फ्लो इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक वायर का एक सेट है, तारों का एक सेट है जो कि कनेक्ट करता है किसको? माइक्रो प्रोसेसर को और मेन मेमोरी को, जिसके द्वारा क्या होता है दोस्तों? डेटा का फ्लो होता है। तो आप सब जानते हैं जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसके अंदर कुछ वायर्स होती हैं, वायर्स के इस तरह से पाथ बने होते हैं। तो वो जो पाथ होते हैं जिनके माध्यम से डेटा का फ्लो होता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं डेटा बस, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।